सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मौसम विभाग ने आगामी 6 मई तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। मौसम निदेशक जेपी गुप्त के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती दबाव की वजह से मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में 6 मई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 30,993 नए संक्रमित मिले तो वहीं इसी दौरान 290 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36,650 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में 13,162 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में लखनऊ में 3,342 केस, कानपुर नगर में 1,357 केस, प्रयागराज में 974 केस, वाराणसी में 1,610, मेरठ में 1,033, गौतम बुद्ध नगर में 1,571, गोरखपुर में 737, गाजियाबाद में 1,085, बरेली में 662 और मुरादाबाद में 828 नए संक्रमित मिले। योगी सरकार प्रदेश में 4 मई से स्पेशल ड्राइव शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोविड संक्रमण से हमें गांव को बचाना होगा। गांव के प्रति विशेष सतर्कता की जरूरत है। दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। आवागमन न्यूनतम हो, इसके लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल स्थगित करने का निर्देश दिया गया। वायुसेना से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया गया। गांव में आने वाले हर एक प्रवासी व्यक्ति की टेस्टिंग की जाए, उन्हें नियमानुसार क्वारंटाइन किया जाए। ट्रेनों से आने वालों की तापमान जांच, संदिग्ध हो तो एंटीजन टेस्ट आदि कराया जाना सुनिश्चित करें, इसमें लापरवाही न हो। प्रदेश की सभी 97,000 राजस्व गांवों में कोविड टेस्टिंग का वृहद अभियान संचालित किया जाए, इस बारे में सभी जरूरी तैयारी कर ली जाए। RT-PCR की संख्या बढ़ाई जाए। निगरानी समितियों से सहायता लें। जो लोग अस्वस्थ हों, पॉजिटिव पाए जाएं, उन्हें मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक उपचार दिया जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में संपन्न प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के 829 केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायत सदस्यों के अलावा ग्राम प्रधान पदों के 12,89,830 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो चुका है। प्रदेश में सबसे पहले चंदौली से नतीजा आया, इसके बाद अलग अलग जिलों से रिजल्ट आने लगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना अभी भी कई जिलों में जारी है। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली। आज दोपहर बाद तक अंतिम रिजल्ट आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी कोविड केयर फंड का हिसाब मांगा। अजय कुमार ने कहा कि सरकार की लापरवाही और संवेदनहीन रवैये के वजह से पूरा प्रदेश आज महामारी से अपनी क्षमता से लड़ रहा है। आज जनता को सबसे ज्यादा सहयोग करने की जरूरत थी। उस समय योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर किया है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि विधायक निधि को 1 साल के लिए सस्पेंड कर 2020-21 की विधायक निधि का पैसा मंत्रियों और विधायकों के वेतन में से 30% वेतन की कटौती का पैसा आदि कोविड केयर फंड में जमा कराया गया। बताया गया कि इसका उपयोग महामारी से लड़ने में किया जाएगा, लेकिन इस फंड का कोरोना के दूसरी वेव में कुछ पता नहीं चला। प्रदेश में लोग ऑक्सीजन, दवाई और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अब तक इस फंड में कितने पैसे जमा हुए, कितना पैसा किस मद में किस माध्यम से खर्च हो रहा है, सरकार नहीं बता रही है। बहराइच जिले का एक वीडियो यहां सरकारी दाव की कलई खोलने के लिए काफी है। बहराइच के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक महिला सांस भी नहीं ले पा रही थी। अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के मामले में लाचार था।
बुजुर्ग मां को तड़पते देख दो बेटियां अपने मुंह से मां को ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रशासन को इस मरीज का नाम तक मालूम नहीं था। कानपुर के बिकरू ग्राम पंचायत में 25 साल बाद हुए निष्पक्ष मतदान का रिजल्ट आ चुका है। यहां मधु कमल कोरी ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिंदु कुमार को 54 वोटों से हराया है। यह गांव बीते साल उस वक्त चर्चा में आया था जब गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि बाद में विकास दुबे भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया था। निर्वाचित ग्राम प्रधान मधु का कहना है कि विकास दुबे के जिंदा रहते यहां चुनाव लड़ना संभव नहीं था। पहले वही प्रधान तय कर देते थे और सब लोग उसके फैसलों को मान लेते थे। कासगंज जिले में 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से एक किशोर समेत 3 किसानों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई हैं। किसान ट्रैक्टर ट्राली में सामान भर रहे थे, तभी हाईटेंशन तार टूटकर उनके ऊपर गिरा। घटना को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश है। इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करने का निर्देश दिया है। कोरोना के रोकथाम के दाव के बीच लापरवाही भी सामने आ रही है। मेरठ के कैंट अस्पताल में 27 अप्रैल को लिए गए 71 लोगों के RT-PCR टेस्ट सैंपल का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। सैंपल खो गए अथवा नष्ट कर दिए गए, इसका पता नहीं चल सका है। ऐसे में जांच कराने वाले लोगों से संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ सकती है। ऑक्सीजन के सिलेंडरों में लगने वाले 1300 रुपए वाले फ्लो मीटर को 10 से 15,000 रुपए में बेचने वाला व्यापारी इसे एनजीओ से सस्ते दाम पर खरीदता था। सीसामऊ पुलिस को पूछताछ में इस बात का पता चला है। आरोपित ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा फ्लो मीटर बेचे थे। पुलिस ने व्यापारी और उसके कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी, महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस एनजीओ की भी भूमिका की जांच कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक भरा हुआ सिलेंडर बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी शुरू होने के बाद इस गिरोह ने कालाबाजारी शुरू कर दी थी। लोगों को महंगे दामों में सिलेंडर बेच रहे थे। उनके गिरोह में कई लोग शामिल हैं। मुख्य आरोपी का सिर्फ फोन नंबर पता चला है। उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। चंदौली में धानापुर थाना क्षेत्र के किशुनपुरा गांव में दिल दहला देने वाली घटना हो गई। बेटी के कन्यादान से ठीक पहले पिता की मौत हो गई। एक तरफ घर पर बारात पहुंची और द्वार पूजा की तैयारियां हो रही थी, तो दूसरी ओर दुल्हन के पिता ने दम तोड़ दिया। रामपुर सांसद आजम खां को लखनऊ मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कराने के लिए कई घंटे अधिकारियों को पसीना बहाना पड़ा। आलम यह रहा कि घंटों की मशक्कत के बाद भी इन्हें सीतापुर जेल से ले जाया नहीं जा सका। सांसद ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दी जाने वाली सुविधाओं से इनकार कर दिया। फिलहाल कोरोना संक्रमित सांसद और उनके पुत्र दोनों सीतापुर कारागार में हैं। रामपुर सांसद आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां सीतापुर कारागार में करीब 1.5 वर्ष से निरुद्ध हैं। बीते दिन कारागार में रामपुर सांसद सहित कुल 15 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें आजम खां और इनके पुत्र आजम अब्दुल्ला खां कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पंचायत चुनाव में करारा झटका लगा है। उनके भाई की पत्नी ग्राम प्रधान का चुनाव हार गई। वाराणसी में पिंडरा क्षेत्र के फतेहपुर गांव से ओम प्रकाश राजभर के सगे भाई लखनदर राजभर की पत्नी रीता राजभर मैदान में थी। उनके उतरने से यहां का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया था। रीता राजभर को केवल 325 वोट मिले। यहां से कैलाश राजभर की पत्नी सुषमा राजभर 563 वोट पाकर चुनाव जीत गई।
सैफई ग्राम पंचायत प्रधान का रिजल्ट घोषित हो चुका है। सपा परिवार के करीबी रामफल वाल्मीकि को 3,877 वोट मिले। रामफल की विरोधी कुमारी विनीता को मात्र 15 वोट हासिल हुए। रामफल को मुलायम परिवार का समर्थन था और इस परिवार ने ही उनको मैदान में उतारा था। आपको बता दें कि इस सीट पर 50 साल बाद चुनाव हुए हैं। सैफई में पंचायत चुनाव में ऐसा पहला अवसर है जब सपा परिवार के समर्थित प्रत्याशी के विरुद्ध किसी अन्य ने पर्चा भरा था। अभी तक 1971 से मुलायम के मित्र दर्शन सिंह निर्विरोध प्रधान बनते आए थे। दर्शन सिंह की मौत के बाद इस चुनाव में सैफई की सीट आरक्षित हो गई थी, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के करीबी रामफल वाल्मीकि को सपा परिवार की तरफ से सैफई ग्राम प्रधान का पर्चा भरवाया गया था। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्र की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर निराश्रित परिवारों की आकस्मिकता की स्थिति में बीमारी की दशा में सहायता प्रदान करने के लिए मृत्यु होने पर अंत्योष्ठि दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए देने पर विचार कर रही है। नगर विकास विभाग इस तरह की मदद पहले भी कर चुका है। कोरोना काल में जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में अब तक 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे अधिक 36 गिरफ्तारी लखनऊ में हुई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में चलाए गए अभियान के दौरान 11 दिनों में 34 मामले सामने आए। इसमें कोरोना से इलाज में कारगर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी में 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से 49,16,00,000 रुपए से अधिक बरामद किए गए हैं।